धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर तबसरा, तज़किरा, चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत कर लेते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ। सौरभ शुक्ला की एक वीडियो जो उन्होंने बांग्लादेश में जाके किया, बड़े अच्छे पत्रकार एनडीटीवी में थे पहले, आजकल द रेड माइक चला रहे हैं, संकेत उपाध्याय भी उनके साथ हैं। उसको लेकर आपने भी एक वीडियो बनाया है, क्या मतलब संदेश आप उससे देना चाहते हैं? मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूं, सौरभ शुक्ला का जो वीडियो था उन्होंने दिखाया है कई चीजें वहां के छात्र छात्राओं से, और वहां की जो परिस्थितियां दिखाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बड़ी ही भयानक है, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो सब चीज नहीं है। नंबर 2, उन्होंने दिखाया है वहां से कि कहीं से भी उस तरह की बातें नहीं हो रही है जो भारत की मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पूरे बांग्लादेश में। हाँ, जो बाढ़ आई है उनके हमारे बांध के टूटने से उस पे नाराज है, वहां के जो भारत सरकार ने कहा उससे वो सहमत नहीं है, इन्होंने बताने की कोशिश की है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि छात्रों में बहुत जोश है, उन्हें लग रहा है कि क्रांति हो रहा है, और इसी पर मैंने वीडियो बनाया उनकी बातों को कहते हुए, अन्य बातों से जो मुझे और भी खबरें मिली है जहां तहां से, मीडिया, सोशल मीडिया से, और बांग्लादेश के फेसबुक के ग्रुप में भी उन्होंने लाया हुआ। हालांकि मेरी बात वो कहने नहीं देते, उसे हटा देते हैं, क्योंकि वह पूरे भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह क्रांति नहीं है, और जो भी तुम्हारा उभार हुआ है उसका भी वही हश्र नजर आ रहा है जो भारत में 2013-14 में हुआ, या यूक्रेन में हुआ, या अन्य जगहों में हुआ, अनलेस कि तुम वास्तव में सत्ता अपने हाथ में ले लो। जी, वो तो मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे भी समझ में आया इतना, लेकिन मैं आपसे ये तमाम चीजें अपने व्यूवर्स के लिए कहलवाना चाहता था। पर मेरा एक सवाल उसमें वीडियो देखने के बाद जो मुझे लगा वो ये कि जो हमारा भोंपू मीडिया है, जो नफरत वहां के नाम पर फैला रहा है, सौरभ शुक्ला ने तो बैंड बजा डाली पूरे मामले की। बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम किया। इनफैक्ट आपका चैनल धाकड़ खबर ये बांग्लादेश में नहीं पहुंच पाया है, उनका इसलिए पहुंचा कि वो बांग्लादेश में खुद चले गए। हम लोगों की जाना मुश्किल है, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि वहां के व्यूअर्स, कुछ कमेंट मैंने देखा जो आकर देखते हैं, पहले भी मैंने काफी पहले बांग्लादेश से बनाया था, तो 400, 500, 700 लोग देखते थे, अपना कमेंट डालते थे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भारत के भोंपू मीडिया, या अभी यूके यूएस का जो भी करप्टेड और क्रिमिनल मीडिया है, उससे स्वतंत्र हो के बांग्लादेश की जो स्थिति जो हम समझते हैं और एनालाइज करते हैं, उसको बांग्लादेश वासियों के पास पहुंचाएं। और बंगाल में भी उसका असर पड़ना चाहिए, जानने के लिए कि वास्तव में विद्यार्थियों, छात्रों या बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों के जोश के बावजूद सत्ता किसके हाथ में, और धीमे धीमे वो किस तरफ जा रहा है। जी, जो ये पूरा मूवमेंट चला है सर, तख्ता पलट हुआ, इस दौरान बताया जा रहा है 2 महीने के भीतर 8,000 रोहिंग्याज वहां पहुंच गए, 10 लाख पहले से ही हैं। वहां की सरकार क्या रिएक्शन दे रही है इसको लेके? मतलब खुश है, या ये कह रही है कि भैया माफ करो? नहीं, उनके प्रधानमंत्री ने जब उनसे पूछा गया था तो कहा था उन्होंने कि हम रोहिंग्या के लोगों के साथ हैं, हम उनकी देखभाल करेंगे, और तब तक जब तक कि उन्हें वापस हम म्यांमार या बर्मा नहीं भेज दें, यानी कोशिश जारी रहेगी। अभी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस पर बहुत गहन विचार होगा हमारे मंत्रालय में अगले 2-3 दिनों में, और हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ है, समस्या है। और उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार में जो लड़ाई चल रहा है, वहाँ राखिनिया और दूसरे क्षेत्रों में जो चल रहा है, वहाँ के जो लोकल रेबल फोर्सेज जो लड़ रही है, उनसे भी बात करना होगा। मतलब ये लोग, बांग्लादेश के लोग वहां से बात करेंगे सरकार के रूप में कि भाई किस तरीके से रोहिंग्या का तुम क्यों विरोध कर रहे हो। वहां के लोगों को या तो जबरदस्ती, एक तरफ से देखिए तो याद होगा हमारी जनता को कि म्यांमार की सेना इन लोगों के कैंप में आके, बांग्लादेश में नहीं, बाहर के कैंप में आके, और जहां से भी मौका मिला अपने देश में उठा के जबरदस्ती लगे कि हमारी तरफ से लड़ो। उनकी वह मुसलमानों के या ना पक्ष में है ना विपक्ष है, उनको सरकार को चाहिए, जनता चाहिए लड़ने वाले, वैसे ही जैसे यूक्रेन में हो रहा है। तो इन चीजों का यदि वास्तव में ये लोग कुछ सॉल्यूशन, भले ही लिमिटेड हो, निकाल सके,
हालांकि म्यांमार ने साफ कह दिया है कि रोहिंग्या हमारे देश के नागरिक नहीं है। जी चलिए देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जनगणना की बातें शुरू हो चुकी हैं और अगले साल वहां पे चुनाव होने वाला है। और बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो भी अमेरिका के सपोर्ट से आई है, वो क्या कोई अहम भूमिका निभाएगी, तभी उस तरीके की बातें की जा रही हैं। अगला जो अपडेट है वो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जुड़ा हुआ, मिलने के लिए पहुंच गई है मैडम जिया, खालिदा जिया के पास। तो खालिदा जिया के तो मजे आ रहे हैं, मुकदमों से भरी, जेल से बाहर, अब मिलने के लिए हाई कमिश्नर आ रही हैं। सारा कुक ये पहुंची हैं और दोनों महिलाएं मिली हैं, तो नेचुरली एक दूसरे का हाल चाल पूछा, और पूछा ही नहीं, उसको मीडिया में बताया कि ये पूछा गया, उनके स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, और यह भी पता किया कि खालिदा जिया अपने डॉक्टरों से सलाह ले रही हैं कि 10 से 12 घंटे तक की हवाई यात्रा कर सकती है कि नहीं, ताकि उसी के हिसाब से इंग्लैंड या अमेरिका जाके पूरी इलाज करवाएंगी। और इसके साथ साथ इन्होंने बातें की हैं कि बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है, पता नहीं कौन सी इन दोनों महिलाओं ने बात की। हालांकि दोनों पॉलिटिशियन हैं, इसमें संदेह नहीं है, खालिद जिया तो है ही हैं, और जो हाई कमिश्नर है नेचुरली पॉलिटिक्स से ही वो होते हैं, तो वो उन लोगों ने बातें की। उन्होंने यह भी कहा कि यूके से बेहतर संबंध बनाना है, पहले से भी संबंध कोई बुरा नहीं था, बेहतर संबंध बनाना है। और साथ साथ उन्होंने जोर दिया कि यूके पूरी कोशिश करेगा बांग्लादेश को हर मदद देने के लिए, ताकि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और एक खुशहाल देश में बदल सके। बहुत अच्छी बात है। अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट है हिमाचल प्रदेश से। कांग्रेस की सरकार भांग की खेती का लाइसेंस देने जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके। मतलब कोई बाबा दारू बिकवा रहा है, किसी राज्य में रोक नहीं लगा रहा है, कोई अब भांग बिकवाने की बात कर रहे हैं। क्या इनके पास पैसा कमाने का और कोई धंधा नहीं है जी? पूंजीपति वर्ग को पैसा का बड़ा महत्व है, पूंजी को और बढ़ाना, सरमाएदारों की यह मतलब उनका बेसिक है, वही उनका आधार, यह खत्म हो गया। यदि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त भी कहते हैं कि भाई पूंजीवाद को होने दो, उनके मुनाफा में कटौती करो, तो मैं पूछता हूं क्या मुनाफा को शून्य कर दे? तो कहते नहीं, मुनाफा शून्य नहीं कर सकते, वो वेतन कहां देंगे मजदूरों के? मुनाफा मजदूरों के वेतन के लिए नहीं होता है, मजदूरों की जो श्रम शक्ति खरीदी जाती वहीं खत्म हो जाता है, मुनाफा उससे बिल्कुल भिन्न है। और इसके बावजूद इन्हें बाजार से नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, मोनोपोलिस्ट जो हैं उनको यदि नहीं मिल पा रहा है, जनता से भी लूट के नहीं आ रहे हैं, तो इंग्लैंड में उन्होंने घटते हुए जीडीपी को बढ़ाने के लिए जितनी भी वहां की सेक्स वर्कर्स थी, नया नाम दे दिया, बढ़िया नाम दे दिया, जितनी भी ये सब थी उन सब पर टैक्स लगा दिया, और $2 बिलियन पौंड रातों रात आ गए, मतलब आने वाले समय में, अगले दिन नहीं। और उनका जो जीडीपी जो माइनस में जा रहा था वो प्लस में आ गया। अब यहां पे हिमाचल प्रदेश में छुप छुप के अन्य जगहों में यह इनकी पॉपी कल्चर थी, मतलब कल्चर मतलब पैदा किया जा रहा था, ये हैश बनाए जा रहे थे। हालांकि एक मतलब याद आ गया मुझे, तालिबानियों ने अपने यहाँ इस पॉपी के प्रोडक्शन को तकरीबन नेस्तनाबूद कर दिया, 90 से 95% खत्म कर दिया है। जो भी कारण हो, उनका आधार जो भी रहा हो, यहां पे ऑलरेडी चल रहा था। अब इसको ये लोग कानूनी जामा पहुंचाएंगे ताकि इनको टैक्स में और भी मिले, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है और वहां के जो पूंजीपति वर्ग है उनके मुनाफे का, टैक्स का एक जरिया और पैदा हो जाए। जी, कोई छाती नहीं पीटेगा। जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी शराब बेचने के लिए नई नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब यहाँ पर जो है भांग की खेती कराई जाएगी और इसे देवभूमि कहा जाता है। कोई छाती नहीं पीटेगा। अगला अपडेट देख लेते हैं। प्लास्टिक का कचरा फैलाने के मामले में भारत नंबर 1 पहुंच गया है, विश्व गुरु बन गया है। विश्व गुरु तो खैर भारत बहुत चीजों में बन रहा है, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया के फ्रीडम पे। वह हम लोग जब भी होता है मैं उसकी चर्चा जरूर करता हूं, पता नहीं हम लोगों को कब तक ये सरकार करने देगी। वैसे लगता है रवीश कुमार लोगों को बर्दाश्त कर रही, तो हम लोग बहुत छोटे उस हिसाब से। चलिए, जहां तक प्लास्टिक कचरा फैलाने की बात है, कहते हैं 10 मिलियन टन से ज्यादा है, 10 मिलियन टन, और पूरे विश्व भर में जो फैलता है वह तकरीबन है 57 यानी 60 मिलियन टन, यानी उसका 1/6 हम ही करते हैं। जनता कह सकती है कि भाई जब हमारा देश बड़ा है, आबादी में सबसे बड़ा है, तो क्यों नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों, जब ये हो रहा है, खासकर हमारे उन धार्मिक भाइयों को जो कि गाय को माता मानते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सड़कों पे यदि वह प्लास्टिक बैग खाती हैं तो एक ऐसे बीमारी से मरती हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है।
उसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? इसका प्रोडक्शन बंद करो यार। यदि खैनी खैनी की बात करते हैं, जो गुटखा मुंह में जनता खाती है, उस पर तुम लिखते हो कि ये सेहत के लिए खराब है, प्रोडक्शन क्यों करते हो? और उस हिसाब से देखें तो पूरे साउथ ग्लोब में केवल, जिसमें हमारा भारत ही नहीं है, भारत में दिल्ली नंबर 1 है बाय द वे, और दूसरा नंबर 3-4 पे कराची है, इसलिए एक दूसरे को हम गलिया सकते हैं कि भाई हम ही नहीं है वो भी है। तो भारत पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और पूरे साउथ ग्लोब में वह उसका मैक्सिमम पार्ट यहीं से लोग करते हैं। उसका कारण यह भी है कि जो सामान हमारा नॉर्थ ग्लोब से, जो धनी लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, वह प्लास्टिक बैग में ही कर करके भर भर के आ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या किया जा सकता है कुछ चीजों के मामले में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई है, एक वारंट जारी हो गया है। वहां की एक सरकार है, राज्य सरकार खैबर पख्तूनख्वा की, मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ, और अदालत ने कहा गिरफ्तार करके लाओ। क्या कर दिया इस मुख्यमंत्री ने? गंदापुर या गंडापुर जो भी उच्चारण हो इनका, सीधे के सीधे उसमें शामिल नहीं थे। ये 2016 की घटना है और उस समय कहीं पर रेड हुआ था, तो इनकी पार्टी जो थी पीटीआई है ना, पाकिस्तान तहरीक ए इस्लाम, तो इंसाफ, सॉरी, तो उसमें से बंदों के पास बहुत सारे बंदूक और टीयर गैस के गोले और शराब वगैरह पकड़े गए थे। वो केस चल रहा था और चूंकि यह भी एक उस मंत्री में थे, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए इनको भी एफआईआर में दर्ज कर दिया गया था। और ये जाते नहीं थे, जितने भी इस्लामाबाद लोअर कोर्ट वगैरह से आता था। अभी लोअर कोर्ट ने भेजा वारंट, तो कहते भाई बहुत तो बिजी हैं, अभी तो मुख्यमंत्री कहाँ से आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर नाराज हो गया, कहा कि उनको गिरफ्तार करके लाओ। अभी जहां तक जिस राज्य की आपने बात की, पख्तूनख्वा की, वहां पे ऐसे भी बड़े धुआंधार लड़ाइयां चल रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, टेररिज्म का हाइट पे है। और वैसे इस तरह की आदेश यदि वहां की सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकती है, या वहां की जो सरकार है पूरी वह इसको नहीं रोकती है, तो समस्या और बढ़ेगा। वैसे यह निश्चित रूप से कहीं बहुत ही शुद्ध और अच्छे इंसान हो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। जी नहीं, मैं गारंटी पे नहीं जाता, राजनीति की बात करना चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी से मुख्यमंत्री हैं और एक अकेली सरकार पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की चल रही है। क्या इस सरकार को गिराने के लिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है, करवाया जा सकता है? कोशिश तो बिल्कुल है, चूंकि इनका हाथ है नहीं उसमें सीधे रूप से। यदि कहीं ना कहीं से है तो आप उसको इनके बिना आए हुए भी आप कर सकते हैं। आप अरेस्ट वारंट करते हैं, इशू करते हैं। जब इतना ही बड़ा चीज है, ठीक है भाई, वह मुख्यमंत्री है तो वहां से जाके पूछताछ कीजिए। तो यह कोशिश है, हो सकता है इनका हाथ भी हो, यह मुझे नहीं मालूम है। तो राजनीति में यह लोग इसके बजाय कि वहां पे पूरे बलूचिस्तान और उसके आसपास के इलाके में हम शांति माहौल करें, वहां के मुख्यमंत्रियों का ना करें, जो 10-12 साल पहले वहां के बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को उठा के इन्होंने मार दिया था, जिसका भी नतीजा ये लोग भुगत रहे हैं और फिर से और शुरू कर रहे हैं। यानी स्थिति को साधारण बनाने के बावजूद ये और भड़का रहे हैं, और जिसमें इमरान खान को कोशिश है इनके कि आर्मी के हवाले कर दें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक सेकंड रुक जाइए, कोई ये व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है मुझे, कट गया। व्हाट्सएप भी लैपटॉप में कनेक्ट करके रखना गलत ही है बिल्कुल। टाइम बताइएगा सर, मैं इस टाइम बता दूंगा बच्चे को। 16 मिनट 16 मिनट के आसपास, 13 मिनट। सही कह रहे हैं सर, कुछ भी हो सकता है। और राजनीति जहां हो वहां किस चीजें मुमकिन नहीं होती हैं। कनाडा से खबर है, यहाँ भी राजनीति चल रही है। शिक्षा मंत्री पटकनी देने जा रहे हैं यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को। शिक्षा मंत्री है यहाँ के पंजाब की भूतपूर्व, मतलब पंजाब का है, या अभी आजकल तो डबल सिटीजनशिप चलता है, तो जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इनका, कहते हैं कि थोड़ा सेंटर से लेफ्ट में है, यानी थोड़े प्रगतिशील विचारों के हैं ये लोग। तो इनकी समझौता जो हुई थी, जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी, वो अल्पमत की सरकार है, दूसरों की मदद से चल रही है, जिसमें इनका भी हिस्सा है छोटा मोटा। इन्होंने 2022 के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कह के कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको रोकने में असमर्थ है जस्टिन ट्रूडो, और वो बढ़े जा रहे हैं। तो हम आपके साथ कैसे आ रहे हैं? आप सेंट्रिस्ट पार्टी हैं या लिबरल पार्टी हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप डरपोक हैं, आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इस पे ट्रूडो का कहना है कि भाई चाहे डरपोक हो चाहे जो भी हो, आप लोग क्या करते रहे इस बीच में? हमारे ऊपर जो पूरा दोषारोपण लगा रहे हैं, जो कि सही है। यदि आप सही में जनता के लिए है तो पूरे जनता के लिए कीजिए, केवल पंजाब के लोगों के लिए थोड़ी करेंगे। और शिक्षा में कीजिए, इनका पूरा का पूरा देन जो है वो बड़ा ही लिमिटेड है। और एक कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि डेंटल जो ट्रीटमेंट होता है उसके प्रचार प्रसार में इन्होंने कहीं खास जगह में काम किया, इसके अलावा इनका कोई भी
रोल वैसा नजर नहीं आता है। तो सत्ता में आने के बाद तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। अब एक दूसरे से अलग होने का हो सकता है प्लान भी हो, ताकि जनता जो इन दोनों को छोड़ के किसी थर्ड के पास जाती, क्योंकि 10 साल होने वाले हैं, अगले साल चुनाव हो रहा है, वहां का रिपोर्ट है कि जनता बोर हो रही है, लोगों से बोर नहीं, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जहां देखिए वह और दक्षिण के पंथ की तरफ जा रहे हैं यूक्रेन के कारण। तो इसलिए आपस में ये जानबूझ के करने का है कि जनता फिर से इन दोनों के बीच में गोलबंद हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाए। जी 2017 में अग्नि कांड हुआ, 72 लोग मर गए। अब स्टारमर क्यों माफी मांग रहे हैं? उनकी तो सरकार भी नहीं थी उस समय। हाँ, सरकार तो गिरी थी। इस 72 लोगों के बारे में जब एक्चुअली रिपोर्ट जो है, जो पिछले 2017 में 5 साल के बाद या 6-7 साल के बाद रिपोर्ट अभी आया कि क्या हुआ क्यों हुआ, तो उसमें कहा गया है कि जो भी वहाँ फायर फाइटिंग सेफ्टी मेजर्स थे उनको नकार दिया गया था, उनकी कोई चर्चा नहीं की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मरने के बाद भी जो उनको सिंपैथी, उनके लोगों की बातें सुननी चाहिए थी, नहीं हुआ। और इसका कारण जो है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की लालच के कारण ना उन्होंने पहले से कोई सुविधाएं रखी, ना बीच में किया, अभी तक भी उन्होंने नहीं किया है। तो इसलिए इन्होंने माफी मांगा। तो बात माफी मांगनी तो ठीक है, इसमें कोई है नहीं। अब क्या कर रहे हो तुम? हालांकि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है वो तो आए दिन दिखता है, आग लग जाए तो आग बुझाने का कोई सुविधा नहीं है। एक वहां लिखा रहता है फायर पॉइंट, वाटर पॉइंट, और एक लंबा से लेके जाइए, पता चलता है उसमें से कुछ नहीं निकलता है। पूरे भारत में अधिकांश जगह में चले जाइए 90%, यहां तक कि दिल्ली तक में तो ऐसा नहीं है। वैसे ऋषि सुनाक ने भी माफी मांगी है। जी चलिए, वैसे आपने देखा होगा जब इन्होंने इजराइल को हथियार देने वाली 30 कंपनियों को नाटंकी के तौर पर प्रतिबंध लगाया, तो इनका रक्षा मंत्री खड़े होकर वहां की पार्लियामेंट में बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं लिबरल जायोनिस्ट हूं। खैर, बात करते हैं ऋषि सुनक का। आपने जिक्र किया, प्रीति पटेल को क्यों उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा रहा है ऋषि सुनक का? प्रीति पटेल भी खड़ी थी। जब चुनाव हुआ तो इनको केवल 14 लोगों ने समर्थन किया, एक शायद इनका खुद का था, बाकी लोग 30, 22, 25 ऐसे में रहे हैं। और यह 6ठे या 7वें यानी बिल्कुल अंतिम स्टेज पर इनको सपोर्ट का बात है। तो इसलिए नेचुरली अब जो भी रही हो, हालांकि पहले की पहली जो बोरिस जॉनसन की पार्टी की या होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी थी, तो इनका महत्व था। लेकिन जहां तक इनकी खुद की बात है, ऐसा कुछ भी इनमें खासियत वो नहीं था, या इस तरह की क्राइसिस नहीं था जिसके कारण ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बन गए। वैसा उनका कोई ना व्यक्तित्व था, ना ही उनका कोई विजन था। इन्होंने वैसे नारा दिया था कि मेरी कोशिश होगी कि टूरिस्ट पार्टी इतने हारने के बावजूद जो उनमें बिखराव हो रहा है, मैं सबको यूनाइट करूंगी। बाकी सब ने भी यही बकवास की और इसलिए इनका अंतिम पोजीशन आ गया, सपोर्ट आया। जी एआई के भविष्य को लेकर किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं सर? और खबरें चल रही हैं कि धड़ाम हो गया पूरा एशिया का शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट का उठना और बैठना, कभी कभी जबरदस्त उठाओ, कभी कभी जबरदस्त गिराओ, यह उसके चरित्र में है। और हमारे जैसे लोगों को शेयर मार्केट से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, अनलेस कि कहीं से मुफ्त का पैसा ना मिल जाए। हमारी बड़ी मेहनत की कमाई है, खाने पीने, बच्चों की देखभाल, शिक्षा व्यवस्था वगैरह वगैरह के लिए। और इसमें जहां तक है गिरने की बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिरने का कारण कहते हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिया ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इसमें जैसे कि बड़े बड़े लोग थे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और 3.3 ट्रिलियन यानी 3 खरब डॉलर के बराबर ये पहुंच गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से। यानी इनके जो भी ऐप बने थे, जो भी इनका वेब पेज था वगैरह था। और अब जो है पूरे एशिया के मार्केट, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, सब के सब गिर गए और बर्बादी हुई है 23 लाख करोड़। ये बर्बादी नहीं है, पैसा जो है, जो उसका एक काल्पनिक वैल्यू था वो घट गया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और अधिकांशतः बुढ़ते किसके हैं? तो जो मीडियम लेवल या लो लेवल जो इन्वेस्टर रहते हैं, वो बड़े वालों को एक दो बुढ़ गया तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी चलिए, अब शुरुआत करते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों की। और यहाँ जो पहला अपडेट आ रहा है वो चुनाव से तो ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन क्योंकि इसको लेकर हैरिस भी बोल रही हैं और ट्रंप भी राक्षस जैसी बात कर रहे हैं। जॉर्जिया के स्कूल में कांड हो गया, फायरिंग, 4 लोग मर गए, एक नाबालिग बच्चे ने कर दिया सब कुछ। 14 साल के बच्चे ने गोली मारी। यह अजीबोगरीब, मतलब इस भयावह स्थिति में मानव समाज पहुंच गया है। वो भी वहां जो कि दुनिया के कई लोग यह समझते हैं कि अमेरिका जो है प्रजातंत्र का मतलब माँ बाप है, वही सब कुछ है, और वहां पर इस तरह की बातें हो रही है।
हैरिस ने कहा है कि भाई यह जो गन कल्चर है इसको बंद करो। कहने को तो सबको ही कहते हैं, आपके ट्रंप ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं गन कल्चर बंद करो, लेकिन गन कल्चर ऐसे नहीं बंद हो सकता है। उसके बंद करने के लिए कुछ खास चीजें करनी पड़ेगी, उसके कानून को टाइट करने की बात कर रहे हैं। जहां तक डेमोक्रेट पार्टी की बात है, वो कहते हैं कि लाइसेंस देना बंद करो। दूसरे पक्ष में हैं जो विपक्षी हैं, वो सब कहते हैं, खासकर रिपब्लिकन्स, कि नहीं यह तो डेमोक्रेटिक राइट है, इसको कैसे बंद कर सकते हो। तो मरो और क्या कर सकते हैं। यह स्थिति बड़ा भयावह और अभी एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि पूरी अमेरिकी समाज को इस पे सोचना चाहिए। जी, पहले विदेश मंत्री, फिर एनएसए, और अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के कुछ अधिकारी चाइना में होने वाले जो एनुअल फंक्शन है वहां का, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। चल क्या रहा है सर ये सामान्य अधिकारी नहीं, काफी मतलब चर्चा हर जगह पे है कि उच्च अधिकारी पहुंचे, यानी जो डिफेंस सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी लेवल के जो हैं वो पहुंचे हैं, और संभवतः पहली बार चीन में पहुंचे। इसके पहले जो थे वो अंडर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी, ये सब होते थे। और इनका इशू जहां तक बात करने की बात है, वह बड़ी चीजें हैं, खासकर चीन से संबंधित, साउथ चाइना सी से संबंधित है, जिसमें चीन की तरफ से है कि तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो, फिलीपींस को हमारे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो। जबकि अमेरिका की तरफ से आएगा कि साउथ चाइना सी में तुम पूरा का पूरा अधिकार कर रहे हो, वह हमारा भी अधिकार बनता है वहां पे इंटरनेशनल सेलिंग करने के लिए, हमारा आने जाने के लिए, आवाजाही पर तुम कैसे रोक लगा सकते हो। मिडिल ईस्ट में रेड सी यानी लाल सी में भी हम समुद्र में तुम रोक नहीं लगा सकते, यहाँ पे कैसे रोक लगा सकते हो। तुम यहाँ पे अपना एक टापू ही खड़ा कर दे रहे हो, कृत्रिम टापू, यह गलत बात है। तो इन दोनों पर चर्चा होंगी मुख्य रूप से। हालांकि इसमें कहने के लिए 90 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, यानी चीन का महत्व आप इससे समझ सकते हैं। यह G7 G20 वाली बात नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशंस की बात है। यह अपनी तरफ से वॉलंटियर होकर चीन के साथ संबंध करके आपस में एक दूसरे की बात करने के लिए पूरे विश्व भर के लोग आ रहे हैं, और अमेरिका को इससे घबराहट भी है कि हम नंबर 2 पे जा रहे हैं। जी, चलिए अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और पहला अपडेट है ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ा हुआ। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई तो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटा थुनबर्ग मुख्य रूप से, वैसे भी शायद 20-21 साल की हो, 17 साल की उम्र से आवाज उठा रही हो। यहाँ भी किसान आंदोलन चला था, उन्होंने कुछ लिखा था, तो हमारे जो ट्विटर के महारथी टूल किट बता दिया था हमारे यहाँ के संस्कारियों ने, और बहुत गालियां दी थी उनको और दूसरे स्पोर्ट्स खिलाड़ी और बाकी लोगों को। हालांकि टूल किट के मास्टर यही लोग हैं, और इन लोगों ने ही भारत में उसकी प्रचार की है। और नजर आता है कि होम मिनिस्ट्री कुछ भी यदि ट्वीट करता है तो पूरा का पूरा आपके तकरीबन 90% स्पोर्ट्स एंड फिल्म वर्ल्ड के नेता जो है उसी को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। चम्मच देवता सर, चम्मच देवता लग जाते हैं काम पे, वो करते हैं। तो जहां तक, चलिए अच्छा कहा, थुनबर्ग पे आते हैं। तो ये बेसिकली क्लाइमेट की एक्टिविस्ट है, उस पर जहां तहां जाती है, करती है। हालांकि करने के चक्कर में इनका जो भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत भारी मात्रा में डोनेशन मिला है, प्राइवेट जेट से भी आती जाती है जहां पर। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म काफी हुआ था जब इन्होंने यूक्रेन में जाके यूक्रेन का पक्ष लिया था, और यूक्रेन की ने जो जनता को मारा था, सिविलियन को, उसकी चर्चा नहीं की थी। रूस की तरफ से जो हुआ था उसकी चर्चा की थी। खैर, यहाँ पे इनका यह चीज अच्छा है कि यह लेके, हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, करीब दर्जन या 2 दर्जन लोग होंगे, और वहां की यूनिवर्सिटी में, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने रास्ता जमा किया, रोक दिया, और इनको इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करके तो छोड़ ही दिया गया, उसको कोई केस वगैरह नहीं चलने वाला है। लेकिन मुख्य चीज यह है कि यदि यूनिवर्सिटी में किया है, जैसे हमने देखा है कि शिकागो और दूसरे यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इससे छात्रों का सेशन हर जगह शुरू हो चुका है या होने वाला है। पूरे अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जो लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियंस हैं वह फिर से सड़कों पे आएंगे, और यह प्रशंसनीय और अच्छी बात है। जी, 18 चैरिटी संस्थाएं हैं जो ब्रिटेन सरकार से कह रही हैं कि 30 पे जो पाबंदी लगाई है उसे छोड़ के पूरा हथियार सप्लाई करना बंद करो इजराइल को। हम मांग तो कर रही है, पूरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ का विपक्ष, अब विपक्ष, पहले तो ये करते नहीं थे, अब वहाँ का विपक्ष जो लेफ्टिस्ट है और जो एंटी जियोनिस्ट एंड एंटी वॉर है एक तरह से कहें, और वह पूरे के पूरे आ रहे हैं। जब ये लोग थे विपक्ष में, उस समय 10 या 20 से अधिक लाख लोगों का हुजूम निकला था
इंग्लैंड में। हालांकि अभी वह शांत है और वो फिर से जरूरत है उसको खड़ा करने की, पूरे इंग्लैंड को जाम करने की, कि केवल इजराइल को ही नहीं बल्कि यूक्रेन को भी, और जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां तुम हमारा जो वॉर इंडस्ट्रीज है केवल अपने लिए रखो, अपने देश के लिए रखो। यदि अपने डिफेंस के लिए रखते हो तो ठीक है, बाकी सब बंद करो और हम लोगों को नौकरी दो, ना कि हम लोगों को दूसरे मसले पर हमको फंसा दो और हमारे ही टैक्स के पैसे से तुम वहां हमारे हथियार, हमारे लोगों से हथियार खरीद के और वहां पे दे रहे हो। जी। अभी 2-3 दिन पहले हमने बात की थी, एक महिला कार्यकर्ता है, उनको उठा के किस तरीके से जेल में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो इनके सांसद हैं, अगर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेबर पार्टी के, उनपे जो है एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि वो जो एक आजाद सांसद जीते हैं, उनके साथ मिलकर अलग से मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर लेबर पार्टी से ही बाहर निकाले गए थे चुनाव से पहले। खैर, बहुत सारे अपडेट हैं, ऐसे बात करेंगे तो ब्रिटेन पे पूरा बुलेटिन हो जाएगा। लेकिन अगला अपडेट आ रहा है स्विट्जरलैंड से। हमास पर उसने बैन लगा दिया, और बैन तब लगाया जब अमेरिका ने कहा कि हम 7 अक्टूबर के मामले को लेकर 3 लोग जो मर चुके हैं, टोटल 6 लोग हमास के, उनको जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा चलाएंगे। ये संयोग तो नहीं हो सकता सर? नहीं, बिल्कुल संयोग नहीं है। स्विट्जरलैंड नेटो का मेंबर बन चुका है और पूरी तरह से वही कर रहा है जो अमेरिका के कहने पे या आदेश आता है एक तरह से पूरे नेटो के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। 1-2 राष्ट्र को, 1-2 देशों को छोड़ दें। तो स्विट्जरलैंड ने यह कहा है कि वो अब लाने जा रहे हैं नया कानून और हमास पे प्रतिबंध लगाएंगे, प्रतिबंध लगाते रहें। जहां तक 6 अधिकारियों की बात है जिनके खिलाफ, जो अभी हमास के चीफ हैं और दूसरे लोग जो है उनके खिलाफ करने का यही मतलब है कि दिखाना चाहते हैं कि ये लोग अब खुल के काम ना कर सके और वहां से निकल के किसी और देश में जाके आज़ादी से घूम ना सके और छुप के रहे, वैसे ही जैसे हसन नसरुल्लाह रह रहे हैं 2006 के बाद से लेबनान में। जी। और मुझे लगता है एक नेता हमास के जो हैं उनके लिए मुसीबत हो सकती है, जो वर्तमान समय में कतर में रह रहे हैं और जिनको सेकंड माना जाता है इस्माइल हानिया के बाद। खालिद मशाल उनका नाम है, हालांकि पहले पहली पोजीशन पे हुआ करते थे हमास की। उनको तो गिरफ्तार करवा लेंगे शायद। ये गिरफ्तार करवाएं ना करवाएं, लेकिन कतर से जरूर कोशिश करेंगे कि इनके मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दें। जब तक युद्ध विराम ना होता है, चीजें ना हटती हैं, तब तक बिल्कुल रोका जाएगा। और इसके साथ साथ जहां इजराइल को खुश करने की कोशिश की जा रही है, इजराइल यह भी इनके माध्यम से पता कर रहा होगा कि ये लोग हैं कहां, ताकि इनको भी खत्म किया जा सके। जी। ये अमेरिका ने ड्रोन के लिए काम करने वाले ईरानी को क्यों गिरफ्तार कर लिया सर? कहते हैं वो बेचारे वैसे 65 या 70 साल के बूढ़े हैं अब, और डबल सिटीजनशिप है, यानी ईरान के होते हुए भी अमेरिका के नागरिक हैं, कि ड्रोन बनाने वाले पार्ट्स पुर्जों का ये एक्सपोर्ट या छुप के मतलब वहां भेजते थे, और इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अब कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। जी। चलिए, अच्छी बात है, कुछ तो करें। खबर है तुर्की से। फरवरी में तुर्की के राष्ट्रपति पहुंच गए थे मिस्र, और अब मिस्र के राष्ट्रपति पहुंच गए तुर्की। गाजा जंग के दौरान इन्हें जंग से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन इनके संबंध जरूर सुधर रहे हैं। तो फायदा हो रहा है इनको तो जंग का। फायदा तो जंग का हो ही रहा है। अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका से सिक्योरिटी वारंटी या गारंटी मिल रहे हैं। आपस में भी अब 8 साल से अधिक हो गए थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई थी, वह भी मिलना चाह रहे हैं। और वैसे सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं। एक तरफ जहां चीन की मदद से सारे रेसिस्टेंट फोर्सेस फिलिस्तीन के पक्ष में जो मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जितने भी अमेरिका के साथी हैं, प्रो अमेरिकन इंपेरियलिस्ट ये कंट्रीज है यहाँ पे, वो भी आपस में मिल रहे हैं कि हम लोग अलग क्यों रहे। और अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी इजराइल के युद्ध में मदद कर रहे हैं। जी। तुर्की के ब्रिक्स में जाने की खबरों पर यूरोपीय यूनियन को क्या आपत्ति है सर? यूरोपियन यूनियन कहता है कि इस पर कानूनन हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जहां तक एक तौर तरीका होता है नेटो का है, नेटो का अपना है कि हम उस देशों से बाहर रहें जो कि मिलके हमारी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। हमारी नहीं, अमेरिका की ताकत उन्हें कहना चाहिए सीधे कि हमारे माली की ताकत कमजोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का कहना है कि तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए लगे पड़े हो, पिछले 20 वर्षों से लगे पड़े हो, और हमारे साथ आना चाहते हो, तो उस तरह के तौर तरीके करने पड़ेंगे जो यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति है। तुम रूस के साथ नजदीक जा रहे हो, तुम रूस के आधार पे चीन के साथ जो बना हुआ है उसके साथ तुम मिलके कर रहे हो, यह कौन सी तुम्हारी नीति है? जबकि एर्दोगन कहते हैं 20 साल बहुत हो गए हैं, हम थक चुके हैं, पक चुके हैं, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप बनाओ ना बनाओ, हम अपना व्यापार क्यों रोक दें, इसलिए हम ब्रिक्स में जा रहे हैं, अप्लाई कर ही दिया है। और इस
आने वाले समय में जो रूस में होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन, उसमें जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं भाग लेने और अपनी हिस्सेदारी के लिए रिक्वेस्ट करने। जी, 9 बार दौरा करने के बाद अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन तो कुछ करवा नहीं पाया, लेकिन अब खबरें चलाई जा रही हैं कि जर्मनी की विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, सऊदी अरब पहुंच गई हैं, जंगबंदी करा के ही जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। वैसे बाय द वे अमेरिका का कहना है कि कुल मिलाकर जितने भी मतलब पैराग्राफ थे और इन्होंने बना रखे थे कॉन्ट्रैक्ट कि हमारा साइन होगा, उसमें से 90% यानी 18 पैराग्राफ या 18 एग्रीमेंट में से 14 एग्रीमेंट हमास और इजराइल मान चुके हैं, केवल 4 बच गया। और इजराइल का एक और न्यूज मैंने देखा, उसने कहा है कि जहां तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की बात है, अभी रहने दो, अभी मेरी जरूरत है वहां पे। उसने केवल कॉरिडोर पे ही कब्जा ना किया, बल्कि कॉरिडोर से अंदर घुस के भी उसने एक ग्रे जोन बनाया, यानी वहां पे ना ये खुद है ग्रे जोन, मतलब ना ही वहां हमास है, उसको भी बनाया हुआ है। लेकिन जब सेकंड फेज आएगा शांति का, उस दौरान हम खाली कर देंगे। अब 18 में से 14 का 17 में मान लें, यदि एक यही मुद्दा बनता है तो क्या हमास तैयार होगा? एक मुद्दा उसमें से काफी है इस संधि को खत्म करने के लिए। और इजराइल की धूर्तता और चालाकी को हमास और पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं वह अच्छी तरह समझते हैं। और जहां तक इस जर्मन महिला की बात है, उनको मैं ही कहूंगा कि शाबाश, ऑल द बेस्ट, कोशिश जारी रखिए। जी, लेकिन मैं सवाल कुछ और उठाना चाहता हूं सर। मान लीजिए सारी शर्तें मान लेते हैं दोनों पक्ष, तो भैया हमास की ओर से क्या याहिया सिंवार से समझौता नहीं करोगे? उसके सिग्नेचर नहीं लोगे, उसकी मंजूरी नहीं लोगे? एक तरफ उसमें मुकदमे चला रहे हो और ना जाने क्या क्या कह रहे हो, और फिर उसी से बात करोगे। इसको कैसे आप देखते हैं? अब इजराइल को यह समझ में आ गया है, पहले उन्होंने कहा था कि हमास से हम बात नहीं करेंगे, उसको इजराइल के साथ अमेरिका और बहुत सारे लोगों ने उसको घोषित कर दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उससे कैसे बात करोगे? यह दोहरापन है, दोहरा चरित्र है इनका, जियोनिस्ट एंड इंपेरियलिस्ट रिजीम का, और कुछ नहीं है। यह कुछ किसी भी स्तर तक नीचे जा सकते हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, जीतने के लिए, और किसी स्तर तक किसी भी एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, जैसे 1967 के सारे एग्रीमेंट ये खत्म कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, जिसके आधार पर एक शांतिपूर्वक 2 देशों का यहाँ पर स्थिति बन सकता था, दोनों का एग्जिस्टेंस हो सकता था, यानी एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ पैलेस्टीन लैंड, जो नहीं हो पाया आज तक। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमारे यहाँ भी देख सकते हैं, भारत में जब इन्हें मतलब पड़ता है तो पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। जब इन्हें मतलब पड़ता है तो जो जीतन राम मांझी रात दिन भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, उनको इस सिर पे बिठा लेते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर रात दिन इन्हें गालियां देते, भिखारी बनाते, भीख मंगवाने वाला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको ये सत्ता में शामिल कर लेते हैं। तो जहां भी इस विचारधारा के लोग होते हैं, वो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। सर ने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली है, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।